जय हिंद साथियों, राम राम विचारण है। तो दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए। इस क्लास में हम वर्गीकरण, संहिताकरण और केंद्रीकरण यानी क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन और सेंट्रलाइजेशन, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इनका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको ना अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ के साथ इनका रिवीजन करना है ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्गीकरण क्या है? तो आंसर इसका समान गुणों वाली वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटना। प्रश्न नंबर 2, स्टोर में क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री की पहचान और नियंत्रण को आसान बनाना। प्रश्न नंबर 3, कोडिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट कोड देना। प्रश्न नंबर 4, कोडिफिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है डुप्लीकेट आइटम की रोकथाम। दोस्तों कोडिफिकेशन और ये सेंट्रलाइजेशन, इनको ना समझ समझ के आपको करना है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सभी स्टोर कार्यों को एक स्थान से नियंत्रण, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। प्रश्न नंबर 6, क्लासिफिकेशन से कौन सा कार्य आसान हो जाता है? तो इसका आंसर है स्टॉक नियंत्रण। प्रश्न नंबर 7, कोडिफिकेशन से रिकॉर्ड रखने में क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड अधिक सटीक और तेज बनते हैं। प्रश्न नंबर 8, सेंट्रलाइज्ड स्टोर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है लागत में कमी। प्रश्न नंबर 9, सेंट्रलाइज्ड स्टोर क्या है? तो इसका आंसर है अलग अलग विभागों के अलग अलग स्टोर। प्रश्न नंबर 10, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की हो सकती है? तो इसका आंसर है दोस्तों उपयोग, आकार, प्रकृति एवं मूल्य के आधार पर। प्रश्न नंबर 11, कोडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री की शीघ्र पहचान। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको ना समझ समझ के करना है, इनकी लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, फिर उसका आंसर देना है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसका आंसर करोगे ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का लाभ क्या है? तो इसका आंसर है बल्क परचेज से लागत कम होती है। प्रश्न नंबर 13, क्लासिफिकेशन में से किस समस्या का समाधान होता है? तो आंसर है सामग्री खोजने में लगने वाला समय कम होता है। प्रश्न नंबर 14, कोडिफिकेशन में अल्फ़ाबेटिक कोड का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है ST001। दोस्तों ये ना कोड इस प्रकार जिसमें ना अल्फ़ाबेट भी हो सकता है ना, तो अल्फ़ाबेटिक कोड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये इस प्रकार के होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 15, न्यूमेरिकल कोड क्या होता है? इसका आंसर है केवल अंकों से बना कोड। प्रश्न नंबर 16, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या है? तो इसका आंसर है अक्षर और अंक दोनों से बना कोड, इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। प्रश्न नंबर 17, कोडिफिकेशन से कौन सी त्रुटि कम होती है? तो इसका आंसर है डुप्लीकेट एंट्री। प्रश्न नंबर 18, सेंट्रलाइज्ड स्टोर में स्टॉक का नियंत्रण कैसे होता है? तो इसका आंसर है बेहतर। प्रश्न नंबर 19, क्लासिफिकेशन का पहला चरण क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री की पहचान। प्रश्न नंबर 20, कोडिफिकेशन से इन्वेंट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होता है। दोस्तों हम आपको ना स्टोर कैसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जिसे देखना आप लास्ट में आपकी तैयारी इतनी बेहतर होगी ना, और आपका मार्क्स, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। और दोस्तों इसको ना जैसे थ्योरी जो ट्रेड है इसको ध्यान से पढ़ना है। ये बार बार मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जो नए जो कैंडिडेट होते हैं ना उनको समझ में नहीं आती है ना, इसलिए इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर उसका आंसर करना है। प्रश्न नंबर 20, कोडिफिकेशन से इन्वेंट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा? बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 21, सेंट्रलाइज स्टोर में निरीक्षण कैसा होता है? तो इसका है अधिक प्रभावी। प्रश्न नंबर 22, क्लासिफिकेशन से स्पेस यूटिलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 23, कोडिफिकेशन किस विभाग के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर है स्टोर डिपार्टमेंट।
दोस्तों इस PDF में ना क्वेश्चन 50 से ज़्यादा होंगे, है ना। इसे धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को भी बढ़ाएंगे और उनका लेवल भी बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 24, सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। प्रश्न नंबर 25, परीक्षा की दृष्टि से क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन और सेंट्रलाइजेशन किस विषय का भाग है? तो इसका आंसर है मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। प्रश्न नंबर 26, स्टोर में क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री को शीघ्र खोजने में सुविधा। प्रश्न नंबर 27, कोडिफिकेशन से किस प्रकार की खरीद कम होती है? तो इसका आंसर डुप्लीकेट। ये दोस्तों दोबारा है क्वेश्चन, थोड़ा है ना, इनको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 28, सेंट्रलाइज्ड स्टोर में खरीद कौन करता है? तो इसका आंसर है सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट। प्रश्न नंबर 29, क्लासिफिकेशन किस कार्य में सहायक है? तो इसका आंसर है इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रश्न नंबर 30, कोडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है प्रत्येक सामग्री की विशिष्ट पहचान। प्रश्न नंबर 31, सेंट्रलाइज्ड स्टोर में रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर है एक केंद्रीय कार्यालय में, सेंट्रल ऑफिस में। प्रश्न नंबर 32, क्लासिफिकेशन का आधार क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है आकार, उपयोग एवं प्रकृति एवं मूल्य। प्रश्न नंबर 33, कोडिफिकेशन से कौन सा कार्य तेज होता है? तो इसका आंसर है मटेरियल इश्यू एवं रिसिप्ट। प्रश्न नंबर 34, सेंट्रलाइजेशन से कौन सी लागत कम होती है? तो इसका आंसर है स्टोरेज कॉस्ट कम होता है। प्रश्न नंबर 35, क्लासिफिकेशन का उपयोग किस रजिस्टर में अधिक होता है? तो इसका आंसर है स्टोर लेजर में। प्रश्न नंबर 36, कोडिफिकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है भ्रम एवं त्रुटियों को कम करना। प्रश्न नंबर 37, सेंट्रलाइज स्टोर में सामग्री का विवरण कौन करता है? तो सेंट्रल स्टोर। प्रश्न नंबर 38, क्लासिफिकेशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन से। प्रश्न नंबर 39, कोडिफिकेशन में प्रत्येक आइटम का क्या होता है? तो इसका आंसर है अलग अलग कोड नंबर। सेंट्रलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेहतर नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है इसका आंसर? बेहतर नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, क्लासिफिकेशन से कौन सी प्रक्रिया आसान होती है? तो इसका आंसर है स्टॉक वेरिफिकेशन। प्रश्न नंबर 42, कोडिफिकेशन किसे सरल बनाता है? तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग को। दोस्तों कोडिफिकेशन के लाभ है ना, जैसे ये किसको आसान बना देता है? ये रिकॉर्ड को आसान बना देता है। प्रश्न नंबर 43, सेंट्रलाइज स्टोर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका आंसर है बेहतर इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रश्न नंबर 44, क्लासिफिकेशन से कौन सा समय बचता है? तो मटेरियल सर्च टाइम। हाँ दोस्तों, उनको ना क्लासिफिकेशन होगा ना स्टोर का, तो क्या है, मटेरियल सर्च टाइमिंग अपना बचेगा, है ना, सेव होगा, क्योंकि हमें वो जगह जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। वो क्लासिफिकेशन के आधार पर हम वस्तुओं को ढूंढ सकते हैं। प्रश्न नंबर 45, कोडिफिकेशन से कौन सी प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है? तो इसका आंसर है स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 46, सेंट्रलाइज स्टोर में किस प्रकार का नियंत्रण होता है? तो होता है केंद्रीकृत नियंत्रण। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़े बार बार हैं, तो कोई ना इनका रिवीजन होगा तो अच्छा ही अपने लिए। तो और देखो साथियों, ये 2-3 क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन है, बार बार आने से ये मत सोचना कि हमें आता है या फिर हम इसको कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपका तैयारी उतना ही अच्छा हुआ, क्योंकि ना एग्ज़ाम का जो समय होता है ना 2 घंटे का, उसका जो माइंड सेट होता है वो अलग ही होता है, और अभी जो पढ़ रहे हो ये माइंड सेट आपका अलग है। तो इसलिए क्वेश्चनों को बार बार रिविजन करना, अच्छे से उनको नोटबुक में नोट करना, अपने हिसाब से नोट्स बनाना और अपने हिसाब से उनको तैयार करना, इस हिसाब से अपने एग्ज़ाम क्लियर करना दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, क्लासिफिकेशन किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज के लिए। प्रश्न नंबर 48, कोडिफिकेशन से स्टोर को क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड रखने में आसानी। प्रश्न नंबर 49, सेंट्रलाइजेशन में किस प्रकार की खरीद संभव होती है? तो इसका आंसर है बल्क परचेज। प्रश्न नंबर 50, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन और सेंट्रलाइजेशन का संयुक्त उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री का सही नियंत्रण, पहचान और आर्थिक प्रबंधन। क्या दोस्तों? सामग्री का सही नियंत्रण, पहचान और आर्थिक प्रबंधन।
प्रश्न नंबर 51, यदि सामग्री को ए बी सी समूह में बांटा जाए तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका यह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का है ना दोस्तों। ये मैंने एक बार बताया था आपको, ये जैसे ए बी सी ना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसी फुल फॉर्म था। ए में क्या होता है दोस्तों? ए में वे वस्तु होती हैं जिनकी संख्या कम होती है लेकिन मूल्य अधिक होता है। और बी में क्या होता है? मध्यम लेवल की वस्तु होती हैं और उनका मध्यम लेवल का ही मूल्य होता है। और सी में क्या होता है? वस्तुओं की संख्या अधिक होगी लेकिन मूल्य उनका कम होगा। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को। प्रश्न नंबर 52, यदि किसी वस्तु को ST101 EL205 MT310 जैसे कोड दिए जाएं तो ये किसका उदाहरण है? ये कोडिफिकेशन संहिताकरण का। प्रश्न नंबर 53, यदि पूरे संगठन के लिए केवल एक स्टोर हो तो किसका उदाहरण है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। लाल, हरा, नीला रंगों के आधार पर सामग्री को अलग अलग करना किसका उदाहरण है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यानी दोस्तों ना, कई बार टैग लगा देते हैं, ये ब्लू कलर का टैग है तो इसमें इस प्रकार की वस्तुएं हैं, ये ग्रीन कलर का टैग है तो ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। प्रश्न नंबर 55, 1 2 3 4 नंबर देकर वस्तुओं की पहचान करना किसका उदाहरण है? संहिताकरण का, कोडिफिकेशन का। नंबरिंग भी हम दे सकते हैं दोस्तों वस्तुओं को ना, जैसे हम ना रैक होती हैं सामान रखने की, उसमें हम टैग लगाते हैं इस प्रकार। प्रश्न नंबर 56, नट बोल्ट स्क्रू को अलग रखना किसका उदाहरण है? क्लासिफिकेशन यानी ये वर्गीकरण का। प्रश्न नंबर 57, NT001 BL002 SC003 किसका उदाहरण है? ये कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण का। यदि सभी विभाग एक स्टोर से सामग्री प्राप्त करें तो ये किसका उदाहरण है? सेंट्रलाइजेशन का। किसका? सेंट्रलाइजेशन स्टोर का, केंद्रीकरण का। प्रश्न नंबर 59, छोटा, मध्यम, बड़ा के आधार पर सामग्री को बांटना किसका उदाहरण है? यह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। प्रश्न नंबर 60, सामग्रियों को उनकी प्रकृति के अनुसार समूह में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रश्न नंबर 61, सामग्रियों को संकेत कोड प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संहिताकरण, कोडिफिकेशन। यानी संकेत होते हैं ना दोस्तों, वो कोड प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 62, सभी स्टोर कार्यों को एक स्थान से नियंत्रित करने की प्रणाली क्या कहलाती है? केंद्रीकरण। इन दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बार बार थोड़े रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये आपके क्या है कि आपके श्योर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 63, संहिताकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामग्री की विशिष्ट पहचान करना। प्रश्न नंबर 64, स्मृति सहायक मैनिमोनिक प्रणाली समन्वय किस प्रकार के कोड पर आधारित है? यह है वर्ण संख्यात्मक, अल्फा न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न नंबर 65, अल्फाबेटिकल कोडिंग का एक उदाहरण क्या है? स्टील। प्रश्न नंबर 66, कोडिफिकेशन में प्रत्येक सामग्री को क्या दिया जाता है? तो एक विशिष्ट यूनिक कोड। प्रश्न नंबर 67, परीक्षा की दृष्टि से मैनिमोनिक सिस्टम किस विषय का भाग है? तो कोडिफिकेशन, संहिताकरण का। यानी दोस्तों क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, पहले संहिताकरण फिर मैनिमोनिक। प्रश्न नंबर 68, मैनिमोनिक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री की शीघ्र पहचान और आसानी से याद रखना। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे 68, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, इनका बार बार रिवीजन करना है। तो साथियों नेक्स्ट क्लास होगी वो भी बेहतरीन क्लास होगी, हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो सिलेबस में, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।